आपका बहुत स्वागत है। और आज के हमारे जो आखिरी मेहमान हैं, अब उनके बारे में दर्शकों में क्या कहूं, उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच पा रहा है, उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम बनता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं जय सिंह कटारिया जी की, जो कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं। जी हां, स्पॉटलाइट कार्यक्रम के अभी तक जितने भी एपिसोड्स आपने देखे हैं, इस कार्यक्रम में जितने भी मेहमान आते हैं, वो सब जय सिंह कटारिया जी की वजह से ही संभव हो पाता है। तो चलिए, आज उन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे आप और हम प्रेरणा लेंगे और स्पॉटलाइट को लेकर कुछ खास बातें उनसे करेंगे। तो चलिए, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं जय सिंह कटारिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, आप ही की वजह से सबसे पहले तो जो ये कार्यक्रम बनता है स्पॉटलाइट, ये लोग देख पाते हैं, इससे जुड़ पाते हैं। और सर, सबसे बड़ी खास बात जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया आपको हम अदा करना चाहते हैं, वो ये कि इस कार्यक्रम में आप ऐसे मेहमान लेकर के आते हैं, ऐसे शख्सियतों से आप जो है मुलाकात करवाते हैं, ये संभव हो पाता है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनसे लोग जो हैं, दुनिया जो है बहुत प्रेरणा लेती है। तो सर, अब तक का स्पॉटलाइट का जो आपका सफर रहा है ओवरऑल, वो कैसा रहा है? अब तक का जो सफ़र है बहुत बढ़िया रहा है। पहले से लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट है, नए नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है और कई बढ़िया कार्य करने का भी मौका मिला है। तो ये संभव हो पाया स्पॉटलाइट की वजह से ही, क्योंकि इस मंच ने मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। मसलन कि अच्छा सा प्रोग्राम बनाना, मसलन बहुत सारे कार्यक्रमों को लाइव करना, मसलन अनेक नए लोगों को से जुड़ना, और सबसे बड़ी बात कि भी बिजनेस के साथ साथ में सामाजिक कार्यक्रम के प्रति भी सक्रिय रहना। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का जो अवसर मिला है, तो वो संभव हो पाया है उन लोगों की वजह से जो निरंतर किसी न किसी सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे लोगों को हम अपने चैनल में लेके आए। याद है मुझे, और पहला टाइम जब बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन माननीय केदारनाथ अग्रवाल जी हमारे स्टूडियो आए थे। स्मरण है मुझे वो समय जब मेरे चैनल में पहली दफ़ा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी आए थे। याद है जब कई फिल्म अभिनेताओं के ने भी जो है मेरे चैनल में आकर के हमारे चैनल के गौरव को बढ़ाया था। तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिनसे हमें जो है आपने कहा कि भी क्या वो बहुत 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 फ़ायदा हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो हमसे जुड़े रहे हैं। जी सर, एक बात तो मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब चूंकि स्पॉटलाइट कार्यक्रम का सफ़र इतना आगे बढ़ चुका है, जैसे आपने कहा 600 एपिसोड से ज़्यादा एपिसोड्स इसके बन चुके हैं, इतनी तमाम हस्तियां इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं, लोग जो हैं इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। जब स्पॉटलाइट कार्यक्रम का ख्याल आपके जहन में आया, जब ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कि मुझे स्पॉटलाइट नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करनी है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुझे ये रखना है कि इसमें ऐसी शख्सियतों को मैं जोड़ूं जिससे लोग प्रेरणा ले सकें, जो बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियां हैं उनको मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊं ताकि लोग उनसे जुड़ें और लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। ये सारी जो चीजें आपके माइंड में आई, इसके पीछे सर क्या कारण रहा? कारण क्या रहा स्पॉटलाइट को बनाने का? कारण ये रहा कि पहले मैं प्रिंट मीडिया में था। मेरी मैगजीन थी, पत्रिका थी ओमेगा रिपोर्टर के नाम से। तो उस मैगजीन में मैं हर सप्ताह या हर महीने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को के संदर्भ में लिखता था। स्पॉटलाइट के नाम से एक स्तंभ था, तो वो किन्हीं वजह से नहीं चल पाया। तो मैंने कहा भी अब मेरा विषय यही है, समाज से जुड़ना है, समाज के बारे में बात करनी है, समाज की तारीफ़ें करनी है, समाज की एक्टिविटी के बारे में आगे उजागर करना है, तो क्यों ना उसको प्रिंट मीडिया की तरफ लाया जाए। तो इसलिए जो है मेरा प्रिंट मीडिया से ध्यान हटा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ गया। तब मैंने उस कंसेप्ट को बदल करके इसमें बदल दिया कि भी एक्सपोर्ट का प्रोग्राम बना जाए। जिन लोगों का मैं प्रिंट अखबार में मैगजीन में छापना चाह रहा था उनको इंटरव्यू टीवी लेकर के माध्यम से प्रसाद किया जाए। तो ये जो है स्टार्टिंग से था। और इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम बनाए थे, उनका नाम जो है आप और हम था चैनल के लिए। तो वो जो प्रोग्राम था वो दूरदर्शन में बहुत चला। दूरदर्शन में मैंने 96 से लेकर के 2003 तक जो जीता वो सिकंदर,
मैं म्यूजिक धमाका, ये ऐसे कार्यक्रम थे जो उस दिनों पसंद किए जाते थे। उन दिनों डीडी मेट्रो जो होता था, और डीडी मेट्रो बंद होने के बाद जो है वो प्रोग्राम खत्म हो गए और फिर प्राइवेट चैनल आए। फिर मेरा रुझान प्राइवेट चैनल की तरफ बढ़ गया। जी। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया कि पहले आपने ओमेगा रिपोर्टर नाम से जो है मासिक पत्रिका जी निकाली थी, जी लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। नहीं हो गया। लेकिन सर अब आप फिर इस पर जो है हाथ आजमाना चाह रहे हैं, हाँ, ओमेगा रिपोर्टर के नाम से फिर से आप मासिक पत्रिका की शुरुआत करना चाह रहे हैं। जी तो ये जो शुरुआत होगी इस बार नए तरीके से, नए परिवेश में किस तरह से शुरुआत होगी? पिछली बार क्या था कि आर्थिक संकट था, पैसों के भाव की वजह से वो बंद करनी पड़ी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, और अब मेरे पास इतनी सामग्री भी है कि मैं उसको कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक चला सकता हूँ। तो अभी दिमाग में आया क्यों ना उस पत्रिका या न्यूज़पेपर को दोबारा स्टार्ट किया जाए। जी। और ये जो हमारे पास स्पॉटलाइट में गेस्ट आएंगे तो उनके बारे में है, हम उसी तरीके से उसको कंटिन्यू जारी रखें। तो अच्छा सर, ये जो मासिक पत्रिका आप शुरू करेंगे ओमेगा रिपोर्टर के नाम से पुनः, इसमें क्या क्या कंटेंट लोगों के लिए परोसे जाएंगे? जिन लोगों को हम स्पॉटलाइट कार्यक्रम में बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा लोगों को और क्या क्या कंटेंट उसमें परोसा जाएगा? दो समाज में जो पत्रिकाएं हैं, सिर्फ दो सब्जेक्ट छोड़ दें, इलीगल एलिमेंट का के बारे में नहीं होगा, और जो है व्यवहारिक विषय नहीं होंगे, अदरवाइज सभी विषय होंगे जो एक अच्छी अखबार या मैगजीन में होते हैं। स्पोर्ट्स है, रोजगार है और स्वास्थ्य है, तो उस तरह के जो जितने भी कंसेप्ट है सारे उसके अंदर रहेंगे। अच्छा सर, ओमेगा फाउंडेशन संस्था जो आपकी है, इसके ज़रिए आपने जो है बहुत सारे लोगों का भला किया है। महिलाओं की ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण की हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन ओमेगा फाउंडेशन संस्थान के तत्वाधान में आपने जो है ये कार्य कर दिखाया है। बहुत सारी महिलाओं का आपने भला किया है, उनको जो है उनके जीवन की परिभाषा को आपने बदला है। असल में क्या है कि ओमेगा फाउंडेशन जो है सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी करता है। हमने अनेक बेरोजगार युवकों को ई रिक्शा मुहैया कराई है, और नहीं स्वरोजगार के सर, लिए। सभी कैटेगरी को ये कवर करता है संस्थान, जी जी कोई जी इसमें जी शक नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ स्पेशली कि महिलाओं को जो आगे बढ़ाया है संस्थान द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा आप समझाएं। एक सामाजिक संगठन है चौपाल। चौपाल जो है वो ज़्यादातर महिलाओं के लिए कार्य करता रहा था, और हमने उनके साथ मिलकर के गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार की व्यवस्था करी। तो ये चलन वहाँ से चला था, और हम उनके हिस्सेदार बने। इस वजह से हम इतना काम कर पाए, हम अकेले नहीं कर पाते। यदि चौपाल नहीं होती तो चौपाल के लिए हम इस विषय में हम धन्यवादी हैं। जी। अच्छा सर, स्पॉटलाइट कार्यक्रम की चाहे हम बात कर लें, चाहे ओमेगा फाउंडेशन संस्थान की हम बात कर लें, आप मानते हैं कि कोई भी कार्य को शुरू करने के लिए सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो परिवार का सहयोग हो या आपके आसपास जो लोग हैं उनका सहयोग हो, ताकि आप जो है मोटिवेट हो सके, आपको जो है मोटिवेशन मिल सके। तो सर, स्पॉटलाइट कार्यक्रम जब आप वन मैन आर्मी की तरह इसको लेकर के आए, तो क्या आपको कहीं से सपोर्ट मिला था शुरुआती दौर की, अगर मैं बात पूछूं तो? एकदम ऐसे है कि बिना सहयोग के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। जी। और ये दोनों कॉन्सेप्ट ही सामाजिक हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थान हो, चाहे वो अखबार के प्रकाशन हो, चाहे किसी पत्रिका के संदर्भ में विचार हो। जी। तो वो जो जितने भी कंसेप्ट है वो बिना सहयोग के संभव नहीं है। तो इसमें स्टार्टिंग दौर में प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हमारे पत्रकार हरीश चोपड़ा जी थे, तो उन्होंने जो है पंजाब न्यूज एडिटर हैं, तो उन्होंने लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमारे के लिए काम किया कि उनकी क्वालिटी थी। उसी तरीके से ओमेगा फाउंडेशन के बुनियादी जी थे, उन्होंने चौपाल के माध्यम से हमें सहयोग किया, तो वो बढ़ पाया। तो स्पॉटलाइट का है तो उसमें बड़े उनके चोपड़ा जी थे जो पहले मेरे साथ दूरदर्शन में रहे, उनके सहयोग से मुझे स्पॉटलाइट के बारे में ध्यान में आया कि भाई ऐसा क्यों ना किया जाए। हरी चोपड़ा जी का सहयोग मिला तो हम आगे कुछ कर पाए। उसी तरीके से जो है केदारनाथ अग्रवाल जी थे, वो हमारे साथ पास जुड़े तो वो करम बना। मासा धर्मपाल जी एमडी मसाले वाले, उनका सहयोग मिला तो हमें हमारे लाइफ में अचीवमेंट बढ़ी। तो वो बिना किसी के सहयोग के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। जी हाँ, यानी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते थे उस हिसाब से आपको सहयोग भी काफ़ी अच्छे और बड़े लोगों का मिला, और इसी वजह से आज ये जो मुकाम है स्पॉटलाइट का ये बन पाया है। तो देखिए दर्शकों, बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझ में आती है ये कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो आपको लोगों का सहयोग भी मिलता है, जो आपको निरंतर मोटिवेट करता है कि जो प्लेटफॉर्म आपने चुना है बिल्कुल सही चुना है और आगे जाकर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप ज़रूर कामयाब होंगे। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, अभी आपने देखा और सुना जय सिंह कटारिया जी को, जो कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम के ही निर्माता निर्देशक हैं। और आज के कार्यक्रम के जो तीनों गेस्ट रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उन सभी की जिंदगी से अलग अलग बातें, अलग 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 प्रेरणा आप और हम जरूर ग्रहण करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अनुमति चाहती हूँ। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। मैं पूनम कालरा, सर्वधर्म संगम की ओर से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप सब लोग पूरा साल बहुत खुश रहो और जो भी चाहो आपको वो मिले। थैंक यू सो मच।